नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश में एक व्यापक चर्चा हो रही है। मुद्दा है वो यूजीसी का है। यूजीसी में जिस तरीके से अभी करंट में 2026 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन को रखा गया है और इसी विषय पे एक चर्चा छिड़ी हुई है देश में। लेकिन क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है या फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है? इसमें रेगुलेशन है जिसपे एम्फेसिस किया हुआ कि समानता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन कास्ट के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको इंश्योर किया जाएगा। जो भी SC ST OBC के छात्र हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड या EWS कैटेगरी से जो छात्र या छात्राएं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके ऊपर कोई जातिगत भेदभाव तो नहीं है, कोई क्षेत्र को लेके भेदभाव तो नहीं है, कोई लिंग को लेके तो भेदभाव नहीं है, कोई उनकी समानता के ऊपर उंगली तो नहीं उठा रहा है, कोई उनका जन्म स्थान के ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा। इस तरीके का एक जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम लागू करने की जो जीसी ने बात करी, उसपे मुद्दा गरमाया हुआ है और इसमें जो सर्वण समाज के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो अपनी पीड़ा जारी कर रहे हैं और उनकी पीड़ा वो लोग बताते हैं कि जायज भी है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, 1956 में जब ये लागू हुआ उसमें नियम बनाए गए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो यूजीसी के अंडर आती हैं। जो रूल रेगुलेशन बनाया जाता है वो यूनिवर्सिटी को फॉलो करना होता है। जो भी वहाँ पे एग्जाम से लेके जो भी वहाँ पर टीचर जितने अध्यापक लोग हैं उनके लिए जो नियम बनाया जाएगा वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। छात्र छात्राओं के लिए भविष्य के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, यानी कुल मिलाके एक डिसिप्लिन जो क्रिएट करना है अलग अलग कॉलेजेस में, वो सारा का सारा यूजीसी देखता है और यूजीसी अपना कंट्रोल रखता है जितने भी कॉलेजेस हैं भारत में और एक अलग अलग अपडेशन देता रहता है। लेकिन 14 जनवरी 2026 को एक नियम बनाया गया जिसमें ये बताया गया एक समानता SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS के बच्चों में होनी चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, खासकर जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु क्या इसकी कोई आवश्यकता थी? क्या किसी स्टूडेंट यूनियन ने इसको मुद्दा बनाया था? क्या कोई आंदोलन देश में व्यापक तरीके से दर्शाया गया कि नहीं किसी बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई SC ST समाज के बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर जातिगत भेदभाव या फिर उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई टिप्पणी? ऐसा तो कुछ माहौल ही नहीं था। इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या बच्चों ने शोर मचाया? नहीं। तो अगर इसमें इंक्लूड किया तो इंक्लूड करना एक यूजीसी का राइट है अगर उसने किया, परंतु उसके साथ साथ अगर आपने कहा कि उनको SC ST के बच्चों को जातिगत भेदभाव नहीं, तो सामान्य वर्ग के साथ भी अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है, सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भी अगर कोई भी टिप्पणी करता है, उसको नीचा दिखाने का अगर बात करता है, तो इक्विटी सिस्टम बनाया जो एक पैनल क्रिएट होगा, क्या उसको उसमें अपनी बात रखने का अधिकार होगा? नहीं होगा। परंतु सिर्फ और सिर्फ जो एक विशेष कैटेगरी इसमें दी गई है SC ST OBC, उनको अपना बात रखने का वहाँ पर उनको एक मौका मिलेगा, परंतु जनरल कैटेगरी का बच्चा अपनी शिकायत वहाँ दर्ज नहीं कर सकता। और इसमें जो लूप होल है, वो सबसे बड़ा लूप होल ये दिखाई देता है कि जो यहाँ पर झूठ बोलकर किसी को, कई बार होता है कि बच्चे अपनी दुश्मनी निकालते हैं, आपसी छीटा कसी होती है, उसके कारण झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के किसी भी सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं तो उस शिकायत को अगर झूठा भी पाया जाता है तो झूठे शिकायत के बावजूद भी उस SC ST और जो भी इसमें कैटेगरी दी है उन बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका मतलब उन बच्चों का मनोबल इतना हाई हो जाएगा कि अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कभी भी किसी के ऊपर शिकायत करेंगे, जिससे कि पीड़ा महसूस करेगा सामान्य वर्ग का बच्चा। पीड़ा उसकी इसलिए जायज है क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहेगा जब किसी से बात करेगा कि कहीं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में भी कोई बात ना निकल जाए। तो इन सब चीजों से एक सामान्य वर्ग का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को महसूस करता है डरा हुआ। अब मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूजीसी में अगर कोई भी बच्चा बात नहीं मानता है, कोई भी बच्चा अगर टीचर को नहीं सुनता है, तो ये बच्चों पे ही लागू नहीं। टीचर भी डरे हुए सहमे महसूस करेंगे कि इस बच्चे को डांटू या ना डांटू, इसको कुछ कहूँ या ना कहूँ। इसमें टीचर और एक अध्यापक को भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में रहना पड़ सकता है। और अनुपालन न करने पर अगर कोई भी कॉलेज इसका अनुपालन या इसका पालन नहीं करता है, इसको अपोज करता है या फिर समय से उसकी रिपोर्ट नहीं सौंपता है या फिर इस नियम को लागू नहीं करता है, तो क्या होता है? उसके साथ क्या हो सकता है? उन बच्चों के साथ में क्या हो सकता है? इसमें यूजीसी के अनुपालन न करने पर उपाधि या डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर दिया जाएगा, यानी उस कॉलेज को निरस्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उसकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी बच्चे डरे थे, फिर उसके बाद टीचर के भी अंदर डर का माहौल है और साथ ही साथ बच्चे टीचर के साथ कॉलेज भी डर के माहौल में अपना कॉलेज चलाएगा, चाहे कोई सी भी
कॉलेज हो, तो ये भी एक यूनिवर्सिटी में नया खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा। यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यूजीसी की कोई भी योजना होगी वो कॉलेज उसमें भाग नहीं ले पाएगा, वो यूनिवर्सिटी उसमें भाग नहीं ले पाएगी अगर वो इसका अनुपालन नहीं करती है। अगर दूर की शिक्षा है या फिर जो कार्यक्रम संचालित करते हैं हम लोग, मुफ्त शिक्षा का या ऑनलाइन या कुछ भी मोड से करते हैं, तो उससे भी उसको, यानी एक होता है रेगुलर, एक होता है ऑनलाइन मोड, उसको उससे भी वंचित कर दिया जाएगा। और 1956 की धारा 2 के नियम में अगर हम देखें, इसका जो 1956 की धारा के 2 का जो सब क्लॉज होता है चा, उसके तहत उस संस्था को सूची से ही हटा दिया जाएगा। उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज को उस सूची से हटा दिया जाएगा कि आप अब शिक्षा देने के लिए वहां पर बाध्य नहीं रहेंगे। तो ये एक डर का माहौल यूनिवर्सिटी के लिए भी है। और कैसे मैं बताऊं, अगर मान के चलो हमारा समाज है, हम उस समाज में जब फल फ्रूट खरीदने जाते हैं, जब हम दूध लेने जाते हैं, हम सुबह की दिनचर्या से हम अपना शुरुआत करते हैं। क्या हम किसी से पूछते हैं भैया फल है? तो हम वहां तो नहीं पूछते कि भैया आप कौन सी जाति से हो, क्या हो, क्योंकि सारे के सारे लोग सक्षम हैं, सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सभी जब समानता हम सोसाइटी में रखते हैं, हर वर्ग के लोगों के साथ रहते हैं। एक का घर किसी ओबीसी का होता है, अगला सामान्य वर्ग का होता है, अगला एससी का घर होता है। एक ही गली में अगर आप देखेंगे तो विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन फिर भी एकता होती है। वहां तो कोई नहीं ऐसा करता। तो ये यूजीसी में जहां बच्चों का भविष्य, जहां उन्हें समानता और अवसर का भाव मिलना चाहिए, वहां पर इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कमीशन को क्या लगा, ऐसा इस कमेटी को क्या लगा, और इसमें कौन से कमेटी के ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना किसी विचार के, बिना लोगों से पूछे हुए, या फिर कोई ऐसा आंदोलन पैदा हुआ हो कि जिसमें ये कहा गया हो कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनके ऊपर जो है ऐसा नियम लागू कर दिया जाए जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब हो। तो अगर हम देखें तो पूरे देश में अगर ऐसी कोई भी बात है जहाँ छेड़छाड़ का, जहाँ पर कोई जातिगत टिप्पणी, जहाँ पर जातिगत भेदभाव आए, तो अगर नियम निकाल के देखे जाए तो 370 अगर शिकायतें ऐसी हैं, उन 370 में भी अगर सही मायने में देखा जाए, उसे प्रोसेस में डाला जाए, उसको अगर लास्ट में डिसीजन में आएगा, तो मुझे लगता है कि 90% फेक और फर्जी उसमें शिकायतें निकलेंगी। और आपने जब ओबीसी कैटेगरी को भी इसमें ले लिया, तो आपको ये भी बता दूं 80% से ज्यादा अगर कोई भी मामले तो वो ओबीसी कैटेगरी के ऊपर है। अगर इस डाटा को निकाला जाए, यूजीसी के ही डाटा को निकाला जाए, तो समझ आता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इसमें कैटेगराइज कर दिया बच्चों को, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन, लेकिन ये बच्चे अलग और एक सामान्य वर्ग को अलग खड़ा कर दिया। अब सामान्य वर्ग ने ही थोड़ी ना किसी को जातिगत भेदभाव कभी किया, क्योंकि बहुत जनरल कैटेगरी से लोग आते, मिडिल क्लास होते, बिलो मिडिल क्लास होते, पढ़ाई के अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब एक और विषय इसमें आ जाता है, जब बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें ये नहीं होता कि मैं देख के अपने मित्र बनाऊंगा कि भाई ये कौन सी कैटेगरी का है, लेकिन अब एक धारणा पैदा हो जाएगी कि हमें मित्रता कैसे करनी है। यानी एक एलियनेशन का भाव है जो आपको दूर कर देता है एक मित्र को दूसरे मित्र से। उदाहरण के तौर पे अगर एक ग्रुप है, उसमें पहले हुआ करते थे बच्चे ये नहीं कहते थे तुम कौन सी कैटेगरी कहां से, एक मित्रता होती थी, एक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका मित्रता होती थी। लोग हंसी मजाक करते थे, आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते थे और फिर एक हो जाते थे। यही एक स्वभाव होता था बच्चों का, यही स्वभाव होता भी है। लेकिन अब बच्चा डरेगा, अब आपस में हंसी मजाक से डरेगा, पता नहीं कोई शिकायत न कर दे। अब वो बच्चा उससे बात करने से डरेगा, दूसरी कैटेगरी के बच्चे से, सामान्य वर्ग एससी एसटी के बच्चे से बात करने से डरेगा कि अगर मैंने बात करी और कोई हंसी मजाक में भी गलत निकल गया तो मेरा तो करियर खराब हो जाएगा, मेरी शिकायत हो जाएगी, मुझे कहीं इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से मुझे बाहर ना कर दिया जाए। तो उसको एक डर के माहौल में रहना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के बच्चे ज्यादातर अगर उनके ऊपर झूठे जब मुकदमे बनेंगे तो वो मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, डिमोरलाइज हो सकते हैं, अपने आप को डरा सहमा सा महसूस कर सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। और ऐसे में जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है बच्चे का, तो उसका करियर ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और ऐसे में वो बच्चा डेवलप होने की बजाय अपने आप को बहुत पीछे पाता है। तो क्या सामान्य वर्ग के बच्चों का ये हाल होने वाला है? क्या सामान्य वर्ग के बच्चे इस माहौल में खौफ में जिएंगे? मेरी जो अपनी खुद की सोच है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। और जरूरत में भी ये कर दिया कि अगर झूठा भी कोई आरोप लगाता है तो भी उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से झूठा आरोप भी लगा देता है तो सामान्य वर्ग का बच्चा है, जो स्वर्ण समाज का बच्चा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई में भी क्या होगा, 7 दिन के अंदर कॉलेज को एक्शन लेना होगा, 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और अगर पुष्टि अगर ये करी जाती है कि इसने हाँ ऐसा कहा ही है, तो उसको पुलिस से हथकड़ी भी लगा के उसको जो है इम्प्रिजन या कन्फाइन भी किया जा सकता है, उसके ऊपर फाइन भी किया जा सकता है। और उसकी जितनी भी, चाहे वो डिग्री का मामला हो, चाहे वो उसकी पढ़ाई का मामला
मामला हो, करियर का मामला हो, सभी को रद्द और निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा, उस बच्चे का पूरा भविष्य, पूरा करियर चौपट। अब यहाँ से बढ़ता है एक बच्चे के मन में आइसोलेशन का भाव, वो समाज से कटना शुरू करता है। वो उसके अंदर एक दिमाग में एक ऐसी झलक पैदा हो जाती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर मैं झूठे मुकदमे में अंदर चला गया, झूठे मुकदमे में मेरा करियर खराब हो गया, झूठी शिकायत पे मेरे ऊपर एक्शन हो गया, अब उसके अंदर दो चीजें आती, या तो आइसोलेट हो जाएगा या फिर वो समाज से कट जाएगा, दूसरा या फिर उसके अंदर बदले की भावना आ जाएगी। कहीं ना कहीं बच्चे जो कॉलेज के होते हैं, अगर उनको वहां आप चोट दोगे, उनको वहां कच्चे दिमाग पर आप हमला करोगे, उसको वहीं से झूठ और आरोप में फंसाओगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है मानसिक एक क्राइम की तरफ बढ़ावा शुरू हो जाता है। बच्चा अपने बदले की भावना वहीं से पैदा करना शुरू कर देता है। तो क्या सामान्य वर्ग के बच्चों का ये हाल करना है? क्या सामान्य वर्ग के बच्चों को इस तरीके से सोचना है कि नहीं, ये बच्चे पढ़ाई की तरफ ना जाके एक दूसरी दिशा में इनको भेजा जाए? अगर कोई भी लड़का है, मान के चलो SC ST OBC, उस समाज में कोई किसी से बात नहीं कर रहा या जल्दी में चला गया, तो वो वहां जाके ऐसी समाज के बच्चे कहते देखो ये तो इस कैटेगरी का, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा, मैं शिकायत कर रहा हूं, तो बताओ वो तो फंस गया। ऐसे ही अगर कोई लड़की है, वो अपना पढ़ती है, घर आती है, फिर जो है अपने स्टडी पे ध्यान देती है, उसको अगर इन वर्गों में से SC ST OBC में से कोई भी कहता मुझसे मित्रता कर लो, वो उसको प्रपोज कर दे या कुछ भी कर दे, वो कहते उसको गुस्सा आ जाए, वो गुस्से में कहते ऐसा है, आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, अगर तुमने ज्यादा मेरे को ऐसा बोला तो मैं तुम्हारे को शिकायत करूं कुछ। तो इस एवज में भी जो SC ST OBC का बच्चा है, वो अपनी खुन्नस निकालने के, इसने मुझे ऐसा कैसे कहते, उसकी झूठी शिकायत कर सकता है। ये सब विषय इसमें कंक्लूड होते हैं और इन सब विषयों का जो एक पैमाना है, वो बहुत ज्यादा बच्चों को डिप्रेशन में लेके जाता है। मुझे इसमें एक दो चीज और ऐड करनी है कि जैसे आपका अलग अलग संस्थाएं होती हैं, RBI संभालता है बैंकों को, जैसे BCCI संभालता है क्रिकेट को, CBSE एक बोर्ड है जो शिक्षा के बोर्ड में वो अपने परीक्षाएं कराती है स्कूल्स वगैरह में, ICSE एक बोर्ड है, IB एक बोर्ड है, और अन्य राज्यों के अलग अलग बोर्ड हैं। अगर हरियाणा चले तो हरियाणा में हरियाणा हो गया, यूपी चलेगा तो यूपी हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर एक शैक्षिक संस्थान में एक सभी का एक भागीदारी है। ऐसे ही UGC की एक यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को संभालने की भागीदारी। लेकिन अगर यही नियम एक कल्पना करिए कि स्कूल की तरफ भी आ जाए, जहां पर बच्चा 5वीं 6ठी 7वीं या फिर 12th क्लास में 11th क्लास में, तो बच्चे के ऊपर क्या मानसिक दबाव पड़ सकता है। और ये UGC का जो बिल है, UGC का जो अपना कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जिसको लेके सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बच्चे अगर यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं जाएंगे, अगर बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते तो अगर उनकी शिकायतें हो जाएंगी, तो यूनिवर्सिटी से सामान्य वर्ग के बच्चे धीरे धीरे बाहर होते चले जाएंगे। लोग भारत में ना पढ़ा के, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो कुछ भी हमारा टैलेंट, विदेशों में जाना शुरू हो जाएगा। लोग अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं, अब अगर यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर हो सकता है हम झूठे मुकदमे फंस जाएं, झूठे हमारे पास में इल्जाम लग जाएं, तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर सकते हैं। तो ये सब चीजों पे बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम समाज में एक ही गली में 4 वर्ग एक साथ रह सकते हैं, कभी कोई छीट कसी नहीं है, अनेकता में एकता, समानता का भाव होता है, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके, तो ये रिजर्वेशन क्यों? और ऐसी धारणा बनानी ही क्यों जहां पर हमारे बच्चों में कॉलेज टाइम से ही ऐसी व्यवस्था शुरू हो जाए कि उनको लगे कि नहीं, यहाँ पे तो डिवाइड हो रहे हैं हम लोग, SC कैटेगरी अलग कर दी, OBC कैटेगरी अलग कर दी, ST कैटेगरी अलग कर दी, दिव्यांग। अरे एक बच्चे हैं, उनको वहां पर शिकायत करके उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, वहां पर उनको ले जाकर अवसर देना चाहिए। अवसर अगर बच्चे को मिलता है तो वो बच्चे का भविष्य बनता है। शिकायत करके, झूठी शिकायतों में अगर उसको फंसाया जाता है तो उसका भविष्य बिगड़ता है। इसको समझना पड़ेगा। और बच्चों में भेदभाव करके हम देश के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हमने विकसित होना है, जब हम विकसित भारत की तरफ चलें, तो इन बच्चों के बीच में जातिगत भेदभाव की भावना को लाना क्यों? क्योंकि बच्चों ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा लाओ। कोई आंदोलन हुआ हो, कोई प्रोटेस्ट हुआ हो, या किसी के ऊपर अगर मामले भी निकाल के देख लिए जाएं, तो क्या मामले उसमें से अगर 370 मामलों में भी अगर देखा जाए तो 80 से 90% झूठे मामले। तो समझ आता है कि जो लोग, जिसने भी ये बिल बनाया है, उसमें क्या सोचा होगा और क्यों बनाया है। क्यों? क्योंकि कभी हम किसी भी एक अच्छी समाज की जब हम कल्पना करते हैं, अच्छे देश की जब हम कल्पना करते हैं, ये यूनाइट होना पड़ता है। सबसे पहले राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ता है। उस राष्ट्र में सभी जातियां, सभी धर्म समाहित होते हैं और उस राष्ट्र के लिए, उन राष्ट्र के हितों के बारे में सोचते हैं। ये डिवाइड जब हम कास्टिज्म में हो जाते हैं, कास्टिज्म में इतना डिवाइड स्कूल कॉलेज टाइम से अगर हो जाएगा, तो बच्चा भी वैसे ही डेवलप
डेवलप होगा। और कोई भी कमेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर कॉलेजेस को फोर्स करे, कॉलेजेस के ऊपर ये हो कि अगर आपने ये रूल रेगुलेशन नहीं मानी तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। हर किसी के मन में एक डर का माहौल हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, और रिव्यू इसलिए करने की आवश्यकता है कि इसमें दो बिंदु तो बिल्कुल ही सरासर गलत है कि अगर कोई भी बच्चा झूठा आरोप लगाता है और झूठे आरोप में वो साबित नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा बिंदु कि अगर सामान्य वर्ग अपनी शिकायत लेकर जाए इक्विटी समिति के पास में तो सामान्य वर्ग वहां पर शिकायत नहीं कर सकता है। अब सामान्य वर्ग किससे शिकायत करने जाएगा? तो ये तो दो गलत चीजें ही हैं। लेकिन ऐसा जो प्रेशर है वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर डालने की कोई जरूरत है नहीं। और हम कई बारी जब ऐसा काम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये जितने SC ST समाज के लोग भी हैं और OBC समाज के लोग हैं, ये सारे के सारे आज पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी कहते होंगे कि हमको अलग ही क्यों दिखाया जाता हमेशा, इनको हमेशा अलग ही दिखाने से क्या होगा, क्या इनका अपमान नहीं होता? मतलब अगर इसमें ये दिखा दिया जाए कि वो बिल्कुल वंचित हैं, शोषित हैं। हम 1800 की शताब्दी में नहीं है, हम 20वीं में भी नहीं, 21वीं शताब्दी में है। जब AI की बात करते हैं, जब हम ऊपर चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, हम आज राफेल की बात करते हैं, हम आज चंद्र पराक्रम की बात करते हैं, तो क्या हम वहां ये देखते हैं कि हमने सेना में अगर भर्ती करना है तो ये कैटेगरी होनी चाहिए? हमने अगर जब युद्ध लड़ रहे होते तो क्या वहां पर कोई SC कैटेगरी का ये देखता है कि नहीं मैं SC हूं, मैं कम गोलियां चलाऊंगा? या फिर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वहां पर ये देखता है कि नहीं जी हमें SC कैटेगरी का डॉक्टर चाहिए? ऐसा नहीं होता है। हम जब सेना की बात करते हैं तो वहां भी चाहे SC हो, चाहे जनरल कास्ट का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे अन्य उसका हो, सामने दुश्मन दिखता है तो पूरा हर कोई भरसक प्रयास करता है उसको पीछे हटाने का और अपने देश को बचाने का। अगर डॉक्टर है, कोई बीमार होता है तो हर कोई व्यक्ति जाता कहता अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए। वहां पे ये नहीं कहता कि हमें अपने समाज और हमें इस विचार का डॉक्टर चाहिए। जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो हम ये नहीं कहते कि कौन से समाज से फल खरीदना है, कौन से समाज से सब्जी खरीदनी है। हम वहां कहते हैं कि हम सोसाइटी के सभी लोग एक साथ हैं और हमारे को पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि भैया आप कौन है और आप कौन है। जो मिलता है जैसा मिलता है, क्योंकि मोस्टली हम जब मार्केट जाते हैं तो लोगों को जानते पहचानते कम है, लेकिन हमें ये पता कि दूध खरीदना है या फिर हमें जो है शॉपिंग करनी है, ब्लैंकेट खरीदना है, साड़ी खरीदना है, तो बहुत लोग मार्केटों में जाते हैं तो पूछ के थोड़ी ना जाते। तो जब समाज एक है, समाज एकजुट है, वहां पर कोई विचारधारा नहीं, तो ये कॉलेजेस में ऐसा कमीशन लाने की जरूरत क्या है, ऐसे नियम बनाने की क्या जरूरत है? तो मेरा अपना ये मानना है, अपनी ये सोच है कि इसमें रिव्यू की जरूरत है। और विश्वास करिए कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं होगा इसमें तो बच्चों में एक असहजता की भावना होगी, और बच्चा असहज जब होता है तो विकास की तरफ नहीं, वो विनाश की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इससे हमारे पूरे समाज को, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, सभी को क्षति है। क्योंकि हम कमजोर को कमजोर ही क्यों कहें? हम क्यों जबरदस्ती किसी को कमजोर बनाना चाहते? क्यों रिजर्वेशन लाना चाहते? क्यों रिजर्वेशन करना चाहते किसी लिए? क्यों हम कहते हैं कि वो, हम जबरदस्ती किसी को कमजोर अगर कहते हैं तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 21वीं शताब्दी है और हम विकसित भारत की तरफ चल रहे हैं, तो सबको यूनाइट करके आगे बढ़ना होगा। अभी भी देखो, अगर हम कहें कि UPSC में इन्फिनिट अटेम्प्ट्स हैं फॉर SC ST और उसके लिए 38 इयर्स की एज है, तो अब क्या SC ST का बच्चा बच्चा नहीं होता, वो अलग होता है क्या? वो 38 साल में भी उसकी उम्र नहीं निकल जाती है। लेकिन जब सामान्य वर्ग की तरफ आते तो उसको 32 साल की उम्र में सिर्फ 6 अटेम्प्ट है, यानी 32 साल का बच्चा वो बहुत जल्दी बूढ़ा मान लिया जाता है, यानी उसकी उम्र निकल गई। लेकिन एक SC ST कैटेगरी के बच्चे की 38 साल तक उम्र नहीं निकलती। तो ये असमानताएं तो हैं। आप देखिए कि देश में टैलेंट चाहिए, देश में मेरिट बेसिस स्कॉलर्स चाहिए, देश में सिर्फ रिजर्वेशन से अगर चीजें चलेंगी तो हम जो कल्पना करते हैं कि विकसित भारत, वो कल्पना पूरी कैसे होगी? कभी भी किसी कल्पना को साकार करने के लिए टैलेंट चाहिए। चाहे वो SC समाज का बच्चे का टैलेंट तो उसको आगे ले जाइए, अगर वो जनरल कैटेगरी के बच्चे का टैलेंट तो उसको आगे ले जाइए। रिजर्वेशन के आधार पे चीजों को लेने से नुकसान होता है, कभी भी भला नहीं होता है। अगर हम नौकरियों की बात करें, वहां भी हम लोग देखते हैं कि समानता का भाव नहीं है। अगर हम बात करें प्रमोशंस की, वहां भी कई बार हम देखते हैं कि समानता का भाव नहीं नजर आता है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं वहां हम समानता ढूंढते कैसे? फिर अगर आप नौकरी रिजर्वेशन के आधार पे ले रहे हैं या मिल रही है, दे रहे हैं, जाति के प्रमाण पत्र स्वयं हम SDM ऑफिस से बनाते हैं और अब खुद कहते हैं कि हमारी ये कैटेगरी है, लेकिन हम जब समाज में आते हैं तो वहां हमें समानता दिखाई देती है। अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि मेरा कोई भी घर है, हम वहां खा भी रहे हैं, हम वहां पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम नौकरी की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम इस कैटेगरी से, हम
बैकवर्ड क्लास से हैं। मुझे ये लगता है कि जाति के आधार पर आरक्षण ना होकर इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन उसके ऊपर ही आरक्षण होना चाहिए। वही देश हमेशा विकास और विकसित होता है। जो इस वर्ण अगर हम देखें तो इसमें अगर हम कैटेगराइज करते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कभी भी हम कल्पना विकसित भारत की तभी करते हैं जब हम सभी को समान लेके चलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को हम समाज में देखें तो हम साथ लेके चलते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती तो हम लोग अगर शमशान जाते हैं तो उसी में ठाकुर का क्रिमेशन होता है, उसी में शमशान में पंडित का होता है, उसी में एससी का होता है, उसी में एसटी। वहां तो हम नहीं अलग अलग शमशान बना रहे है ना। तो वहां हम रिजर्वेशन नहीं ले रहे हो, ना हमें होना चाहिए। हम समाज में एक ही गली में 4-4 लोग, 5-5, 10-10 घर, 20-20 घर होते हैं। उसमें एक पंडित का है, एक ठाकुर का है, एक बनिया का है, एक एससी का, एक ओबीसी का, ये सब एक ही गली में होते हैं ना। तो वहां हम बड़े सामूहिकता से रहते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, जब एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो वहां हम अपने आप को दबा कुचला सा महसूस जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नौकरी की बात आती, रिजर्वेशन वहां पे ले लेते हैं। जब हम बात आती है किसी प्रमोशन की तो हम वहां रिजर्वेशन ले लेते हैं। जब हम बात आती है कि हम यूनिवर्सिटीज में फीस देते हैं तो वहां कई बारी हमारी जो सरकारें होती हैं वो जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं वो उनके साइट्स पे, पोर्टल पे जाके अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई कॉलेजेस में 50,000 भी फीस है और अगर वो बच्चा SC और ST कैटेगरी से है तो उसको रिम्बर्स करने का भी प्रावधान सरकार में है। ऐसा क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे अलग हैं क्या? उनके पास वो भी तो जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं वो भी तो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहां से फीस लाते हैं? पर एक SC कैटेगरी के बच्चे को रिम्बर्स क्यों? तो बहुत सारी असमानताएं हैं। हमको भूलना पड़ेगा 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, हमें भूलना पड़ेगा 19वीं शताब्दी में क्या हुआ। हमें बढ़ना पड़ेगा कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में अब हम सब एक हैं, यूनाइट हैं और हमारी यही परंपरा हमें आगे लेके जाएगी। इस UGC बिल पे रिव्यू की जरूरत है और रिव्यू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।